जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज के सेशन शुरू करते हैं संविधान का। ठीक है, जो टॉपिक बाइट हमारा चल रहा था, आज टॉपिक होगा संघीय कार्यपालिका। सही है। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता, या ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए तो 2 में दे रखा है कि भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो 3 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद या लोकसभा और राज्यसभा। तो 3 का ऑप्शन नंबर हमारा ए ही से हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो 4 में दे रखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव का कितने वर्ष के लिए किया जाता है, अर्थात भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो 5 में दे रखा है कि भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वे कौन थे। दिल्ली एवं चंडीगढ़, दिल्ली पुडुचेरी, दिल्ली दमनदीप एवं दिल्ली एवं चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली एवं ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही। ठीक है, दिल्ली एवं पुडुचेरी। ठीक है, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए तो 6 में दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु होनी चाहिए 65 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो ये क्राइटेरिया दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष उसकी आयु होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो 7 में दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किए जाते हैं। देखिए अभी मैंने प्रश्न किया था ऊपर जो किया था ऑप्शन प्रश्न नंबर 3, तो वही है, उसका लौटा दिया गया है। निर्वाचन आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या उपराष्ट्रपति। तो इसका क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो 8 में दे रखा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली या खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए तो 9 में दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। 52, 54, 55 या फिर 57। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 57 जो पुनः निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 52 में देखा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 में क्या दे रखा है? निर्वाचन, और इसमें दे रखा है अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो 10 में दे रखा है कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बात तो सही है। कारण दे रखा है, कारण एक निर्वाचक मंडल की व्याख्या है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनी होती है। क्या ये सही है? तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है ना। ठीक है, तो ए हमारा सही है। ठीक। प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो 11 में दे रखा है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही सही है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक। प्रश्न नंबर
12 की बात की जाए तो 12 में दे रखा है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने की तिथि, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि तक। तो क्या हो जाएगा 12 का उत्तर हमारा, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से। ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए तो 13 में दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 61? तो देखिए अनुच्छेद सी सही हो जाएगा हमारा 61। इससे में महाभियोग की प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए, 14 में दे रखा है भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग लाने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदन। तो बताएं इसका 14 का सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो संसद के दोनों सदन है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो 15 में दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग ला करके लोकसभा तथा राज्यसभा में। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 की बात की है, 16 में दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देनी चाहिए? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 30 दिन? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पर जो महाभियोग चला गया उसकी सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की बात की जाए, 17 में दे रखा है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या फिर अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 17 का क्या हो जाएगा? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष या फिर 1 वर्ष या फिर 6 माह? तो 17 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 6 माह। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो 18 में दे रखा है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 9 माह में, 6 माह में, फिर 1 वर्ष में। तो ये तो आपको सभी को मालूम होगा क्या 6 माह में राष्ट्रपति का पद भर लिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता है। दूसरा निर्वाचन करके या उपराष्ट्रपति या फिर कोई वरिष्ठ न्यायाधीश को चुन लिया जाता है। सही है। प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए, 19 में दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या इनमें से कोई सी मतलब असीमित कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कोई भी अधिकतम सीमा आयु नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए तो 20 में दे रखा है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या जितनी चाहें उतनी बार? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा इसका, है ना। जितनी बार चाहें उतनी बार खड़ा हो सकता है, भारत में इसके लिए कोई भी नहीं है। प्रश्न नंबर 21 की बात की जाए तो 21 में दे रखा है कि राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र अपना सौंपता है। प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए तो 22 में दे रखा है कि कथन निष्कर्ष से है कि कथन दे रखा है अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये कह रखा है। ठीक है। कारण राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है। देखिए इसमें कह रखा ए तो सही है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है, उस पर कोई भी न्यायालय मुकदमा नहीं चलाया जाता, परंतु राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है ना। तो जो हमारा ए सही है, आर गलत होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर गलत है। सही है। प्रश्न नंबर 23 की बात की जाए, 23 में दे रखा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 124 का 2? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ठीक है
सी। और राज्य द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की क्या है, आर्टिकल 213 है ना, सही है। प्रश्न नंबर 24 की बात की जाए, 24 में दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति पर जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन था। 24 का क्या उत्तर हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेपर विनियोग विधेयक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 की बात की जाए तो 25 में दे रखा है निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक अपने पास रख लेता है, पुनर्विचार के लिए भेजता है, प्रत्यक्ष रूप से लौटा देता है, या निलंबित कर समाप्त करने की सिफारिश करता है। तो 25 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो 25 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी से, पुनर्विचार के लिए भेजता है, किसके लिए, निलंबन वीटो के प्रयोग में राष्ट्रपति, सही है। प्रश्न नंबर 26 की बात की जाए तो 26 में दे रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंध को गोपनीय रखा जाता है। अनुच्छेद 72 का 2, अनुच्छेद 74 का 2, अनुच्छेद 75 का 3 या अनुच्छेद 78 का 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अनुच्छेद 74 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को गोपनीय मतलब शपथ दिलाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 की बात की, 27 में दे रखा है कि धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति को अनिवार्य माना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त आयोग, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, सही है। प्रश्न नंबर 28 की बात की, 28 में दे रखा है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कैबिनेट मंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो इसका ये सही हो जाएगा हमारा कौन सा, राष्ट्रपति, ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29 की बात की जाए तो दे रखा पार्लियामेंट में वार्षिक वित्तीय बजट प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी संस्तुति अनिवार्य है, कैबिनेट की, राष्ट्रपति की, वित्त मंत्री या वित्त आयोग की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 29 का, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, राष्ट्रपति की, सही है। प्रश्न नंबर 30 की बात की जाए, 30 में दे रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत वित्त आयोग और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280 या फिर अनुच्छेद 282। तो इसके क्या होगा, वित्त आयोग है ना, ठीक है, प्रावधानों के वित्त आयोग द्वारा। तो 30 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग भी दे रखा और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी, सही है। प्रश्न नंबर 31 की बात की जाए तो 31 में दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख अर्थात सुप्रीम कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना या फील्ड मार्शल। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है, सही है। प्रश्न नंबर 32 की बात की जाए तो 32 में दे रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 है ना, सी के 32 का ऑप्शन नंबर यही सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 की बात की जाए, 33 में दे रखा है कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 34 की बात की जाए तो 34 में दे रखा है कि देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है, आयात निर्यात बंद होने से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संकट होने से, वित्तीय साख या वित्तीय स्थिरता के खतरे में आने से, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति के बढ़ने से। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा 34 का, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हमारा से होगा, वित्तीय साख या वित्तीय स्थिरता के खतरा बढ़ने से, ठीक है, देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा हमारे भारत में नहीं की गई है, सही है। प्रश्न नंबर 35 की बात की जाए तो 35 में दे रखा है कि निम्नलिखित कौन सा वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कसौटी, राज्य धन विधेयक पर संघ अधिकार, मौलिक कर्तव्यों का निलंबन हो जाना, या फिर संघ के वित्तीय आचरण के संदर्भ में राज्यों का निर्देश। तो कौन सा वित्तीय
आपात का प्रभाव नहीं है। कौन सा नहीं है? 35 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। मौलिक कर्तव्यों का निलंबन हो जाना ये कोई वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 की बात करें। 36 में दे रखा है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है बताएं आप? तो ये ऑप्शन नंबर 36 का बी न्यायिक शक्ति है ना। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 की बात करें। 37 में दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान को देने की शक्ति के संदर्भ में कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? आप एक सही देखना नहीं, कौन सा मतलब गलत का चयन करना है। तो 37 का क्या हो जाएगा हमारा? तो सीधा उत्तर बता देता हूँ, इसमें दोनों में से कोई सा नहीं है, मैं आपको इसमें से बता देता हूँ। तो इसका हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर हमारा डी। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देने की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसे प्रभुत्व संपन्न अपने स्वयं को न्यायिक आदेश के विरुद्ध कभी भी प्रयोग नहीं लाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 की बात की जाए। 38 में दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 200, 129, 132, 143 या फिर 32। तो क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 143 जो थे संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात परामर्श ले सकता है, बाध्य नहीं है कि उसकी माने। सही है। प्रश्न नंबर 39 की बात की जाए। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो कौन सा सही होगा उसका हमारे प्रश्न का? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 363। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 361 के तहत। लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का। तो बात करते हैं कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में किसमें शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश को प्रख्यान, उच्चतम न्यायालय परामर्श, संसद के दोनों सदस्य संदेश भेजना या क्षमादान करना। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद के दोनों सदस्यों को संदेश भेजना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद।